नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्तियां हैं उस पर हमने चर्चा की थी, जिसके तहत आसियान, यूरोपीय यूनियन इत्यादि पर प्रकाश डाला गया था। आज हम सत्ता के एक उभरते केंद्र के रूप में चीन की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे दक्षेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज की बात की थी, या अफ्रीकन स्टेट्स की, कि इस पर भी चर्चा होगी। जहां तक अगर हम सार्क यानी दक्षेस की बात करें तो 1985 में अपनी स्थापना से लेकर आज 36 वर्षों में क्षेत्रीय संगठन के रूप में सार्क की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन हमें यहां यह देखना होगा कि क्या इन 36 वर्षों में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सत्ता के उस वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर सका जिस रूप में हम अन्य संगठनों को देखते हैं। तो इस संदर्भ में जहां तक मेरा अपना मानना है कि सार्क अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सका जैसा कि उससे अपेक्षा थी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है कि सार्क के सदस्य देशों में आपस में जो मनमुटाव है, जिसमें प्रमुख रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रतिद्वंदिता है, वो कहीं न कहीं इस सहयोग संगठन की भूमिका को उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रस्तुत नहीं कर सका जैसी कि इससे अपेक्षा थी। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स की बात है तो ये तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं और इनके सामने गरीबी, भूखमरी, बेकारी इत्यादि ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिससे ये उलझे हुए हैं और इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अपनी उन जरूरतों में इस तरीके से उलझे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उस तरह से अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन इत्यादि संगठन कर रहे हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी में सोवियत संघ का जब पतन हुआ तो चीन सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर के सामने आया। आज हम प्रमुख रूप से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में चीन की ही चर्चा करेंगे। चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा सकता है। 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को देखकर उसे एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन आज उसी भूमिका का निर्वहन कर रहा है जैसा कि पूर्व सोवियत संघ करता था। आज चीन की उपस्थिति विश्व भर में अनुभव की जा रही है। राजनीतिक प्रेक्षक, विश्लेषणकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जब चर्चा करते हैं तो ये चर्चा चीन के बगैर अधूरी दिखती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। उससे बड़े देशों में रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहां तक कि विश्व में सबसे बड़ी आबादी चीन की है और चीन ने पिछले वर्षों में लगभग 8% वृद्धि दर बनाए रखी है। इस तरह से चीन
संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती दे रहा है। प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में चीन की जो राजनीतिक प्रणाली थी वह 1917 तक सम्राट के प्रधानता वाली थी, जो चीन के निवासियों के अनुसार स्वर्ग की आज्ञा से शासन करता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजा देव तुल्य होता था, उसे ईश्वर का पुत्र माना जाता था। इसीलिए वे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस तरीके से संचालित करते थे कि पश्चिम के देशों को ये बहुत ही असामान्य और विचित्र प्रतीत होते थे। जहां तक 20वीं शताब्दी में की बात है तो चीन की व्यवस्था में हमें दूरगामी परिवर्तन दिखाई देते हैं। चीन ने 20वीं शताब्दी में सामूहिक क्रांति का अनुभव किया। चीन में पहले 1911 के अंत में राजतंत्र और उसके साथ साथ सम्राट प्रणाली का अंत हुआ। उसके बाद सांस्कृतिक नवीनीकरण आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चीन में साम्यवादी पार्टी अस्तित्व में आई, जिसका नेतृत्व माओ जे डोंग ने किया। वह कृषक क्रांति थी। इसी क्रांति के द्वारा 1949 में चीन ने स्वतंत्रता पाई। अंत में साम्यवादियों ने राष्ट्रवादियों को पराजित किया और ताइवान को छोड़कर संपूर्ण चीनी गणतंत्र साम्यवादी प्रभाव में आ गया। स्वतंत्रता के बाद चीन के विकास कालों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 1949 से 1977 तक, जिसे हम माओ युग या माओ काल की संज्ञा दे सकते हैं, और 1978 से आगे, जो कि सुधार काल के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। 1970 के दशक में चीनी शासन के द्वारा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए, जिसमें चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन करके 1972 में अमेरिका के साथ राजनीतिक व आर्थिक संबंध कायम किए। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने उद्योगों, सेना, कृषि व विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 प्रस्ताव रखे तथा इन्हें लागू किया। इसके साथ ही चीन में आर्थिक सुधारों के साथ साथ खुले द्वार की नीति की घोषणा भी की गई, जो कि चीन के तत्कालीन नेता डेंग स्याओपिंग के द्वारा 1978 में की गई। चीन में खेती के निजीकरण को भी 1982 में स्वीकार कर लिया गया तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1998 में उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। इन नीतियों ने चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है जो विदेशी निवेशकों के मार्ग में बाधक हैं। आज चीन में कृषि व उद्योग दोनों क्षेत्रों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है तथा ग्रामीण उद्योगों की तादाद में भी वृद्धि हुई है। व्यापार के संशोधित कानूनों व विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण में भी चीनी विदेश व्यापार में हम अपार वृद्धि देख सकते हैं। वर्ष 2001 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद 1.1 ट्रिलियन डॉलर था और पिछले 25 वर्षों में पंजीकृत औसत वृद्धि दर 9% रही है। जबकि अगर हम इसकी तुलना भारत से करें तो भारत का वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद लगभग 450 बिलियन डॉलर अर्थात चीन के आधे से भी कम है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 2001 में 216 बिलियन डॉलर से भी अधिक था।
विश्व व्यापार संगठन की अपनी सदस्यता को चीन सरकार अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण करने में दूरगामी और आमूलचूल सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए एक ट्रिगर के रूप में प्रयोग कर रही है। यह आशा की जाती है कि 2020 के दशक तक चीनी अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन मूल्य की हो जाएगी, जो कहीं न कहीं विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को प्रकट करता है। जहां तक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी चीन में 5 गुना वृद्धि हुई है। 9 वर्षीय शिक्षा योजना सबके लिए आवश्यक है। अधिकांश गांवों में कम से कम 9 वर्षीय माध्यमिक विद्यालय है। हाई स्कूल स्तर पर नामांकित संख्या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या का 70% है। चीन की यह जो वृद्धि दर है वो कहीं न कहीं चीन की उस छवि को बदलने में कारगर साबित हुई जो एक समय चीन को पूरब का बीमार आदमी कहते थे। आज चीन विश्व राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। 1978 में शुरू किए गए सुधारों के बाद जारी इस आर्थिक सफलता ने चीन को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। सुधारों के परिणाम स्वरूप चीन के कई भागों में एक व्यापक औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ। आज चीन विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यहां हम कहीं न कहीं भारत का चीन के साथ जो संबंध है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। भारत व चीन के बीच 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः ऐसे समय में संबंध स्थापित हुआ जब दोनों देश पश्चिमी साम्राज्यवाद की मार झेल रहे थे। 1930 के दशक में चीन व जापान के बीच युद्ध के दौरान भारत से एक 5 सदस्यीय चिकित्सा मिशन चीन भेजा गया था। इस मिशन के सदस्य डॉक्टर कोटनीस ने चीनी रोगियों की जो मदद की वह चिकित्सीय क्षेत्र में अपूर्णीय है और चीन के लोग आज भी डॉक्टर कोटनीस को याद करते हैं। चीनी क्रांति के बाद भारत गैर समाजवादी देशों में दूसरा ऐसा राष्ट्र बना जिसने चीनी गणराज्य को 30 दिसंबर 1949 को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की। इन दोनों देशों के बीच 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए। 1954 में इन दोनों पड़ोसी देशों ने पंचशील के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए और ये 5 सिद्धांत अस्तित्व में आए। उसी वर्ष जून महीने में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की यात्रा पर आए तथा अक्टूबर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन की यात्रा की। यह वह दौर था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोनों देशों में लगाया जाता था, परंतु 1960 आते आते दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर मतभेद होने लगे। चीन के द्वारा तिब्बत में अतिक्रमण और तिब्बत पर आधिपत्य करना और 1962 का भारत चीन युद्ध भारत चीन संबंधों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहां तक कि चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को और लद्दाख के काफी हिस्से को अपना मानता है और इसका असर अभी हाल ही में पिछले वर्ष हमने डोकलाम की घटना में देखा, जब लगभग 30 वर्षों बाद भारत और चीन के बीच सैन्य संघर्ष हुआ जिसमें दोनों पक्षों को जन धन की हानि हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन और भारत एशिया की एक प्रमुख महाशक्ति हैं और विश्व राजनीति में इन दोनों देशों की भूमिका
अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व राजनीति इन दोनों देशों के बगैर एक तरह से कहा जाए तो अधूरी है। कहीं न कहीं यह संबंध जो कि सीमा विवाद के कारण तनावपूर्ण रहे हैं, पुनः आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होते जा रहे हैं। आज भारत चीनी उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है। भारत के सभी क्षेत्रों में चीनी उत्पाद जितने अधिक मात्रा में बिक रहे हैं उतना किसी अन्य देश के नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व राजनीति में सत्ता के उभरते केंद्र में चीन की भूमिका अत्यंत प्रभावी है और भारत को भी चीन से प्रेरणा लेते हुए कहीं न कहीं अपने आप को उस स्थिति में लाना होगा जब विश्व राजनीति भारत को भी सत्ता के एक उभरते केंद्र के रूप में मानेगी। और ये हो सकता है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आधार अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय भारत का भी होगा और भारत सत्ता के उभरते केंद्र के रूप में अपनी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगा। धन्यवाद।